गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हमने संयुक्त परिवार की विशेषताओं के बारे में, संयुक्त परिवार के गुण और दोषों के बारे में अध्ययन किया था। इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है नातेदारी व्यवस्था, भारत में नातेदारी व्यवस्था, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो नातेदारी वह संस्था है जिनके अनुसार जन्म और विवाह के आधार पर बनने वाले समूह के सदस्यों पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। संबंध कैसे? या तो रक्त संबंधी होंगे या विवाह संबंधी होते हैं। और नातेदारी के नियम भी हमें ये बताते हैं कि किस व्यक्ति से हमारे संबंध कितनी निकटता या दूरी के हैं, कौन से व्यक्तियों से कौन सा व्यवहार करना उचित है और कौन सा अनुचित है। नातेदारी रक्त और विवाह संबंधियों के बीच सामाजिक संबंधों के विभिन्न प्रकार के संबंधों की वह व्यवस्था है जो संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती है। क्या कराती है? सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों का बोध कराती है। तो इसी के तहत हम देखेंगे कि 3 तरह के संबंध नातेदारी श्रेणियाँ पाई जाती हैं भारत में, और ये श्रेणियाँ उनकी सामाजिक दूरी, निकटता और दूरी को स्पष्ट करने के लिए बनाई गई हैं। तो जो पहली श्रेणी है वो है प्राथमिक नातेदार। इसमें क्या होते हैं? रक्त और विवाह संबंधी क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से आमने सामने से संबंधित होते हैं। उन्हें एक दूसरे का क्या कहा जाता है? प्राथमिक नातेदार। जैसे आप सकते हैं पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, या पति और पत्नी। तो इसमें आप देखेंगे कि पति और पत्नी के संबंध को छोड़कर बाकी सब क्या है? रक्त संबंधी है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विवाह संबंधी नातेदार के अंतर्गत होता है। इसी श्रेणी में जो दूसरी श्रेणी है वो है द्वितीयक नातेदार। द्वितीयक नातेदार कौन होते हैं? द्वितीयक नातेदार वह संबंधी होते हैं जो हमारे प्राथमिक संबंधी थे उनके प्राथमिक संबंधी होते हैं। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? द्वितीयक नातेदार। जैसे पिता से जन्म से मिलने के कारण पिता हमारे प्राथमिक नातेदार हैं, जबकि पिता के भाई, चाचा या ताऊ हमारे क्या हुए? द्वितीयक नातेदार। तो इस में पिता हमारा प्राथमिक संबंधी हो गया और पिता के जो प्राथमिक हो गए नातेदार कौन हुए? उनके भाई हुए। तो वो हमारे क्या हो गए? द्वितीयक हो गए, द्वितीयक। इसी तरह आप देखेंगे कि माता से जन्म मिलने के कारण वो हमारी प्राथमिक नातेदार है, लेकिन माता का हमारे नाना, मामा या मौसी प्राथमिक संबंधी हैं, वो हमारे द्वितीयक संबंधी हो जाते हैं। इसमें तीसरी श्रेणी है। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो हमारे द्वितीयक नातेदार हैं। द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी जो होते हैं वो तृतीयक श्रेणी में आते हैं। जैसे हमने पिता और माता की सभी बहनें हमारी द्वितीयक नातेदार होंगी। मतलब पिता की बहनें मतलब हमारी बुआ और माता की बहनें हमारी मौसी, जबकि उनके सभी बच्चे से हमारे संबंध क्या होंगे? तृतीयक होंगे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि माँ हमारी प्राथमिक संबंधी है और माँ के जो पिता हैं या माता हैं वो हमारे द्वितीयक संबंधी हैं, और माँ की जो बहन है वो भी द्वितीयक संबंध है, और उनके जो बच्चे हुए हमारे द्वितीयक संबंधी के जो प्राथमिक संबंध हो गए, उनके जो हमारे ममेरे या फुफेरे मौसेरे भाई बहन जो हुए वो हमारे तृतीयक रिश्तेदार हो गए। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि नातेदारी की कुछ श्रेणियाँ भी हैं, शब्दावली यूज़ की गई है, जिसमें से एक है वर्गीकृत शब्दावली और दूसरी है वर्णात्मक शब्दावली। वर्गीकृत क्या होती है? जैसे हम देखते हैं कि कुछ नातेदारी के समूह या वर्ग को किसी एक शब्द या संज्ञा के द्वारा संबोधित करते हैं। जैसे भारत के में क्या माँ, ताई, चाची और मौसी के लिए एक ही शब्द अजा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दक्षिण में क्या होता है? ताऊ, चाचा और मौसा के लिए अपू शब्द से संबोधित किया जाता है। वर्णात्मक में क्या होता है? वर्णात्मक में के लिए प्रत्येक नातेदार के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति से हमें जन्म मिला है उसे पिता, या पिता के भाई को ताऊ या चाचा, या पिता की बहन को बुआ या फूफा या मामा, इस तरह से एक विशिष्ट नाम की संज्ञाएं दी गई हैं।
जिन समाजों में विशेष नातेदारी संबोधन का उपयोग होता है उनमें से प्रत्येक वर्ग से संबंधित लोगों के प्रति हमारे कर्तव्य अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से भारत में जो नातेदारी के संबंध हैं वो किस तरह से विभाजित किए गए हैं और उनको किस तरह की शब्दावली में विभाजित किया गया है।